नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 6 की ये नोट्स होगी, जिसमें पूरे बुक को हमने कवर किया है। इस बुक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने बनाया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि NCERT की हमारा सौरमंडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। आपको और बता दें कि वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप एक टेस्ट पेपर पाएंगे। वहाँ पर आप टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट करिएगा और अपने आप को चेक करिएगा कि इस वीडियो से हमने कितना कुछ सीखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य किन गैसों का मिश्रण है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सूर्य से दूरी के क्रम में मैंने एक ट्रिक बनाई है, बसपम पति शनि आवा। बिल्कुल वेरी सिंपल ट्रिक है, जिससे आपको ये सूर्य से दूरी के क्रम में याद हो जाएगा। बुध, बा से बुध हो जाएगा, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, पति से बृहस्पति, शनि से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण। देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि पहले वरुण आएगा कि पहले अरुण आएगा। तो यहाँ पर आपको इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया है। बसपम पति शनि आवा, आ पहले आ रहा है, अरुण बाद में वरुण। देखिए कुछ फैक्ट और, यहाँ पर बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। और पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछा जाए तो आपका बुध है, पृथ्वी से सूर्य के, और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका हो जाएगा वरुण। देखिए 2006 के पहले सबसे दूर स्थित ग्रह था आपका प्लूटो। चूंकि प्लूटो क्या करता था, वो वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता। श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को निकाल दिया गया। तब से ग्रहों की संख्या मात्र 8 रह गई है और सबसे दूर स्थित ग्रह आपका हो गया है प्लूटो। अब देखिए और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा, तो जो सबसे नजदीक होगा अर्थात बुध। और सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? वो लगेगा आपका वरुण को, क्योंकि इसका जो राउंड होगा, वृत्ताकार पथ होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा। पृथ्वी को प्लेनेट कहा जाता है। मंगल आपका आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखता है। बृहस्पति आपका इतना बड़ा है कि इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। उसके बाद है शनि की ये चारों तरफ जो ये वलय दिख रहा है, इस वलय के कारण ये पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। आपका अरुण है, लास्ट में आपका हो गया वरुण। अब देखिए यहाँ पर कभी कभार प्रश्न जो आपका बनता है अंग्रेजी में इनके नाम पूछ लो। जिस क्रम में आपने हिंदी में देखा बसपम पति शनि आवा, उसी क्रम में मैं यहाँ पे अंग्रेजी में रख रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। मूवी में जासन, एम से हो जाएगा मरकरी, वी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ आपका पृथ्वी, एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस और एन से हो जाएगा नेपच्यून। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। यह किस भाषा के शब्द से बना है? तो यह है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। उल्का किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का कहा जाता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर मंडल में प्रकाश व ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? तो एकमात्र स्रोत वो भी सूर्य है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो यह है 8.3 मिनट में। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है तीसरे स्थान पर। देख लीजिए यहाँ पर सूर्य है, उसके बाद बुध, शुक्र और यहाँ पे हो गया आपका पृथ्वी। तो ये आपका तीसरे स्थान पे है। अब यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद है, बसपम पति शनि आवा या फिर मूवी में जासन। तो आपसे कुछ भी पूछता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह, छठवां ग्रह या फिर शनि और मंगल के बीच कौन है, ऐसे करके। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आराम से आप बता पाएंगे।
अगला है पृथ्वी आकार में सौरमंडल का किस नंबर का बड़ा ग्रह है? तो ये है भैया 5वां बड़ा ग्रह। इस पर जीवन है वो है पृथ्वी। हरित ग्रह अर्थात ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी किस कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती? जल की अधिकता के कारण। 71% यहाँ पर जल है। भाग्नि ग्रह तथा ब्लू प्लैनेट किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भैया आपका नीला ग्रह अर्थात पृथ्वी है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 4 लाख किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, यहाँ पर आपका चंद्रमा है। कितनी दूरी है? 4 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट अर्थात 27.3 दिन में लगभग। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस मार्ग पर करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ये देखिए ये अपना सबका दीर्घ वृत्ताकार पथ है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ये करता है बुध आपका। ये चीज हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अगला है सबसे अधिक समय में, तो ये हो जाएगा वरुण जो कि सबसे दूर है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगता है। 165 वर्ष लग जाते हैं एक परिक्रमा करने में। सबसे कम समय में कौन स्वयं का एक चक्कर लगाता है? तो ये है बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट है। सबसे अधिक समय में कौन स्वयं का एक चक्कर लगाता है? तो ये है शुक्र 243 दिन है। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा अर्थात कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारे का सिर सदैव सूर्य की तरफ होता है। देखिए यहाँ पर ये है आपका सूर्य और ये है आपका पुच्छल तारा, तो इसका जो सिर है वो किधर है? सूर्य की तरफ है। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना या घूमना क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिक्रमण कहलाता है। हमारे सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक तारा मंडल का निर्माण करते हैं, तारा मंडल बनाते हैं। अगला है सप्तर्षि क्या है? तो सप्तर्षि एक तारामंडल है। करोड़ों तारामंडल मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं मंदाकिनी, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? हमारी अर्थात मिल्की वे कहते हैं। लाखों मंदाकिनी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1000 करोड़ वर्ष। प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना वर्ष लगता है? भैया 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? 24। किसकी सहायता से दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं? तो दूरबीन की सहायता से। खगोल शास्त्री किसका प्रयोग दूर स्थित तारों ग्रहों को देखने में करते हैं? तो टेलीस्कोप का। देखिए टेलीस्कोप की मदद से ही जो है कि खगोल शास्त्री खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में मदद लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था? तो ये हटाया था 24 अगस्त 2006 को। ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है? तो उत्तर दिशा की। देखिए जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी और कोई साधन नहीं था, तो वहाँ पर जो नाविक होते थे वो क्या करते थे? दिशा का पहचान करते थे उत्तरी तारा को देखकर, जो कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में होता है, इसीलिए इसे उत्तरी तारा कहा गया है। उसके बाद में कंपास आया। कंपास जो है उससे भी दिशा जानने में मदद मिलती है। उसकी सुइयां हमेशा उत्तर और दक्षिण ही रहती है हमेशा। अगला है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.25 सेकंड में है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे क्या बनाते हैं भैया? चंद्रमा की सतह। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, जो कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा जी, जो कि 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से गए थे। अगला है जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को पूर्णिमा की रात। देखिए जैसे थाली सा पूरा गोल दिख रहा है ना ये, तो ये क्या है भैया? पूर्णिमा की रात है।
जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। जैसे कहते हैं अमावस की काली रात। चंद्रमा के आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया चंद्रमा की कलाएं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, चांद छोटा है फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, ऐसे होता है ना, घटते बढ़ते रहते, तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक के बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। देखिए अमावस्या को काली रात होती है, तो वहां से जब काली रात होगी उसके बाद क्या होगा? चंद्रमा धीरे 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 करके बड़ा होता जाएगा, तो वहां से क्या होता है? चांद को क्या कहते हैं भैया? शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उजाला होता है। फिर है पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। देखिए कृष्ण जैसे श्री कृष्ण भगवान है, तो वहाँ क्या होता है? उनका श्याम रंग है, तो कृष्ण का मतलब यहाँ श्याम से होता है। श्याम का मतलब यहाँ मतलब सांवला रंग कह लीजिए या काला रंग कह लीजिए। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है चांद, उस कंडीशन में क्या होता है? अंधेरा होता चला जाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? इस अवधि को कहते हैं चंद्रमास। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? भैया खगोल शास्त्र से है। जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तब होता है सूर्य ग्रहण। देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है, ये अक्सर हो जाता है, तो ये अब ना हो इसके लिए हम करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहेगा भैया? सूर्य रहेगा, सबसे आगे सूर्य रहेगा। उसके बाद बीच में देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, पृथ्वी पे हम लोग हैं, तो हमें सूर्य का प्रकाश कब नहीं दिखेगा? जब उसके बीच में कोई आ जाएगा। तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से आना है, बीच में आ गया हमारा चंद्रमा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? सूर्य ढका हुआ प्रतीत होता है। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अर्थात सूर्य नहीं दिख रहा, उस पर ग्रहण लग गया। ग्रहण कब लगेगा? जब बीच में कोई आएगा। तो हम तो पृथ्वी पे हैं, हमें सूर्य नहीं दिख रहा है, तो यानी बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। बीच में चंद्रमा आया, सूर्य नहीं दिख रहा, सूर्य ग्रहण हो गया। अब देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होगा? इस कंडीशन में क्या है? अब यहाँ पे सूर्य को हम पहले रखेंगे। उसके बाद क्या है भैया? अब हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा, ये सूर्य की रोशनी यहाँ से जा रही है, बीच में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। तो पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशमान होता है। तो जब यहाँ का प्रकाश कंडीशन में चंद्रमा ढका हुआ प्रतीत होता है, हम पृथ्वी से देखते हैं, तो इस कंडीशन को हम चंद्र ग्रहण कह देते हैं। अब देखिए चंद्र ग्रहण केवल होता है कब? हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र तट पर जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठा नीचे गिरा, तो ये क्या भैया? ज्वार भाटा है। समुद्र तट पर 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? 2 बार आता है, 2 टाइम्स। ये ध्यान देना, 2 बार, 24 घंटे में 2 बार आते हैं ज्वार भाटा। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान देना कितने बार? 2 बार। हम 2 हमारे 2, ऐसे याद कर लो। अमावस्या व पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है, शेष दिन कैसे आते हैं? लघु ज्वार आते हैं। ज्वारीय लहरें समुद्र जल से कितने मीटर ऊपर तक जाती हैं? तो ये 15 मीटर हैं या जाती हैं कह लीजिए। पार्ट नंबर 3 है पृथ्वी और हमारा जीवन, मानचित्र। मानचित्र के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं, राजनैतिक और भौतिक। जिन मानचित्रों में राज्यों, विश्व के विभिन्न देशों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। अगला है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसे नदियां, पर्वत, पठार, समतल मैदान आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एटलस। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। सूचक यंत्र अर्थात कंपास की चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? तो ये उत्तर और दक्षिण में रुकती है। देखिए आप कंपास ना हो आपके पास, आप मोबाइल में कंपास खोलिए और उसमें आप मोबाइल को चाहे जिस दिशा में रोटेट करेंगे वो हमेशा उसकी जो निडिल होगी वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही रुकेगी।
पैमाने को भूगोल में क्या कहते हैं? मापक या प्रदर्शक कहते हैं। मानचित्र में जलाशयों को किस रंग से दर्शाते हैं? तो नीले से, अर्थात पानी। ठीक है, तो जैसा कि ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि पानी ज़्यादा है। तो इस तरीके से जलाशय का नीले रंग से दर्शाते हैं। और पठार को पीले रंग से, देखो पासे पठार पासे पीले रंग हो जाएगा। उसके बाद है मैदान को किस रंग से दर्शाते हैं? तो हरे रंग से, यानी मैदान हरा भरा है, तो ये आपको याद रहेगा, मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। अगला है पार्ट नंबर 4 है अक्षांश एवं देशांतर। यदि आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो किसको एक प्रार्थना पत्र देना होगा? जिले के बंदोबस्त अधिकारी को। कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। जो रेखाएं पूरब से पश्चिम होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या होती है 180। पृथ्वी को कितने ध्रुवों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या शून्य डिग्री, देखिए इसी को शून्य डिग्री भी कहा गया है, ध्यान देना। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या शून्य डिग्री, इसके 3 नाम हो गए। अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई ग्लोब में कितनी होती है भैया? 0 होती है। ध्रुव बिंदु के चारों ओर अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है? 360 अंश का, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री या प्रधान देशांतर कहा जाता है। इसी से जो है कि विश्व का टाइम निर्धारित होता है। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी की सभी 360 देशांतर रेखाएं कितने घंटे में बारी बारी सूर्य के सामने आती हैं? तो ये है 24 घंटे में। पृथ्वी का घूर्णन प्रति देशांतर कितने मिनट का है? 4 मिनट का है। इस तरीके से देखा जाए तो 15 देशांतर में 1 घंटे हो जाएंगे। 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में नैनी या मिर्जापुर से गुजरता है। ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 5 से 1/2 घंटे या फिर प्लस में 5 सही, मतलब 5 घंटे 30 मिनट प्लस है, ध्यान देना। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। देखिए वार्षिक गति क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष लग जाते हैं, अर्थात 365 दिन, इसलिए इसे वार्षिक गति कह देते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हुए घूमती है पश्चिम से पूर्व को। सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। देखिए यहाँ पर 6 घंटे का जो ये समय लगता है, तो 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। तो इस तरीके से 4 × 6 करोगे तो ये आपका 6 चौको 24, अर्थात 1 दिन पूरा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है। इसीलिए लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। और इस कंडीशन में लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। किस तिथि को पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं? तो ये होता है 21 मार्च व 23 सितंबर को। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना या कर्क संक्रांति कहते हैं। किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? ये है 21 जून को। किस तिथि को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं? तो ये है 22 दिसंबर को। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं चीजें। ये जो बीच वाली रेखा है इसी को कहा जाता है भैया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री। उसके बाद ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और इसके बाद यहाँ जो है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। अब देखिए यहाँ पर 22 दिसंबर को किरणें लंबवत चमकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अब देखिए यहाँ से इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव।
तो 22 दिसंबर की कंडीशन में क्या होगा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो इस कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होगा। ओके, अब जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर बड़ा दिन हो जाता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखिए ऊपर होता है कर्क, नीचे होता है मकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है भैया, इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। ये कौन सी स्थिति है, जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल में सदा एक ही दिशा में कितना झुका रहता है, 23 से 1/2 अंश। पार्ट नंबर 6 से पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है महाद्वीप। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है, तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका 20 से बंटवारा हुआ है, तो ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए यहाँ पर सारे महाद्वीप हैं। ये जो आपका पार्ट है ये क्या है, भूभाग वाला पार्ट है। बाकी ये जो व्हाइट पार्ट है ये सब क्या है भैया, जल के पार्ट हैं। तो यहाँ पर भूभाग सबसे ज़्यादा किधर है, आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और जलीय भाग ज़्यादा किधर है, वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ, किस गोलार्ध में महासागरों का अधिक भाग है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशियों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे जल संधि कहा जाता है। यूरोप तथा एशिया के मिले हुए भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय किस महाद्वीप में है, तो ये है एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत में स्थित है। संसार की छत किस पठार को कहते हैं, तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार तथा पामीर का पठार किस महाद्वीप में है, तो ये सभी एशिया महाद्वीप में है। वर्ष के 3-4 माह में ही लगभग कितने प्रतिशत जल वर्षा हो जाती है, 80%। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, तो ये है एटलस पर्वत। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट चलने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। कहाँ है भी, अफ्रीका में है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अफ्रीका की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, नाइजर, कांगो तथा लिम्पोपो है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व प्रसिद्ध हीरे तथा सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो ये है ड्रैकन्सबर्ग, जो कहाँ है, अफ्रीका में। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है, मिस्र में है। सबसे पहले मानव का जन्म किस महाद्वीप पे हुआ था, तो अफ्रीका पर हुआ था। नई दुनिया की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसी महासागर में मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। जल कितने रूपों में पाया जाता है, तो 3 रूपों में पाया जाता है। द्रव के रूप में जल कहते हैं, ठोस के रूप में बर्फ कहते हैं, और वाष्प के रूप में गैस कहते हैं इसे। कौन सी नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो भैया पनामा। ठीक, पनामा अटल और प्रशांत को पनामा जोड़े रखती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है, रॉकीज है। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भैया वनस्पतियों तथा घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए सबसे बड़ी नदी आप जानते होंगे क्या है भैया, अमेजन है। यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करते हैं, कौन करते हैं, यूराल पर्वत और काकेशस। किस महाद्वीप पर बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित होते हैं, अंटार्कटिका पे। देखिए अंटार्कटिका पे क्या है ना, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वहाँ लोग रहते नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बिल्कुल साउथ पोल का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है। भारत ने कितने शोध केंद्र खोले हैं भैया वहाँ पे, तो 2। दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री नाम था, और बाद में तीसरा शोध केंद्र खोला गया था जिसका नाम क्या है, भारती।
द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। मरे व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कौन सी पर्वतमाला है? तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना भाग जल है? तो 3/4 यानी 71%। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? 1/4 अर्थात 29%। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। महासागरीय जल सदैव कैसा होता है भैया? गतिशील होता है। पार्ट नंबर 7 है भारत की स्थिति। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो ये 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत की चौड़ाई कितनी है? तो ये है 29-33। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है। भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। जिसकी इन माइंड अगर बात करें हम पूरी पृथ्वी को तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की बात करें तो भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के उत्तर में स्थित है भैया हिमालय पर्वत है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय देश किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से जल से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। भारत का मानक समय किसे माना गया है? 82 से ही 1/2। प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आपके माइंड में आता होगा कि क्यों इसको यहाँ दोबारा रखा गया। तो मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर में अर्थात इस पाठ में दिए गए, इसलिए इनको यहाँ मैं दे दिया हूँ। भारत के 2 द्वीप समूह कौन से हैं? तो एक है लक्षद्वीप समूह, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, बांग्लादेश का ढाका है, चीन बीजिंग, श्रीलंका कोलंबो, भूटान थिम्पू, नेपाल काठमांडू, अफगानिस्तान काबुल। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई में कौन सा देश स्थित है? तो बांग्लादेश स्थित है भैया। अगला है कौन सा देश प्राकृतिक छटा वाला है? तो यह है नेपाल। पार्ट नंबर 8 है भारत का धरातल। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां कौन सी है? हिमाद्री है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर किस हिमालय का भाग है? तो यह है हिमाद्री का। मसूरी, शिमला, श्रीनगर, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, कुल्लू नगर कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं लघु हिमालय में। देखिए ये सब क्या है? पर्यटक स्थल हैं मोस्टली। तो ये स्थित हैं छोटे हिमालय में ये लिए स्थित हैं ताकि आदमी आसानी से चढ़ सके। तो देखिए मेरे यहाँ ये बताने का मतलब है ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये सब चीज़ें छोटे हिमालय में चढ़ सकें अर्थात लघु हिमालय में है। जहां आज हिमालय पर्वत है पहले वहां क्या था? टेथिस नाम का सागर था। जब टेथिस सागर था तब पृथ्वी कितने भागों में बटी थी? तो ये 2 भागों में बटी थी। एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार किससे मिलकर बना है? तो ये प्राचीन रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। दक्कन के पठार में किसका उत्पादन होता है? तो कपास का होता है। ज्वालामुखी से निर्मित एक लावा का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही क्रेटर झील है जो कि लोनार है। नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। पार्ट नंबर 9 जलवायु है। भारत में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? तो भैया 4 ऋतुएं होती हैं। सर्दी जो कि दिसंबर से फरवरी तक है, गर्मी मार्च से मई तक, वर्षा जून से सितंबर तक और शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक।
कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है। हमारे 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। सिंपल सा है, 2 पार्ट में पूरे साल को बांट दिया गया है कि 6 महीने क्या होगा भैया, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी और फिर 6 महीने क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से लगभग कितनी वर्षा हो जाती है? तो 85%। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है? तो भारत में होती है। भारत में कहाँ होती है आप कमेंट कर सकते हैं। किसी वर्ष राजस्थान के किस शहर में वर्षा होती ही नहीं? तो कहाँ भैया? जैसलमेर में। पार्ट नंबर 10 है भारत वनस्पति एवं वन्यजीव। भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वार्षिक वर्षा। इसके प्रमुख वृक्ष होते हैं महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर मानसूनी वन। यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। यहाँ के प्रमुख वृक्ष होते हैं सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि। तीसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। ये वार्षिक 80 सेंटीमीटर से कम। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो होते हैं मरुस्थलीय वन के, वो होते हैं कटीले टाइप के, उसमें कांटे होते हैं। ये कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि। पर्वतीय वन या शंकुधारी वन इन्हें कहा जाता है। चौथा है आपका प्रमुख वृक्ष होते हैं चीड़, चेस्टनट, ओक, देवदार तथा मैग्नोलिया। पांचवा है ज्वारीय या दलदली वन या मैनग्रोव वन। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष होते हैं सुंदरी वन। अगला प्रश्न है डेल्टा वन मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन से वन सुनामी जैसी आपदा को कम करते हैं? भैया मैनग्रोव वन करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जहां शिकार और चराई पूर्णतया बंद हो, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान में शिकार कर नहीं सकते और वहां की घास को आप बाहरी जानवरों को चरा नहीं सकते। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य में क्या, जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई कराई जा सके उसे अभ्यारण्य कहते हैं। पक्षी विहार किसे कहते हैं? जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पक्षी विहार कहते हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भैया वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह अर्थात 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इतने सिंपल प्रश्न क्यों दे दिए हैं। मैंने बताया ना कि ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी बुक का निचोड़ है, उसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं सबको मैंने यहाँ पर रखा है। अब देखिए यहाँ पर वीडियो आपको पसंद है, आगे देखते हैं। किस देश को मसालों का घर कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। देखिए ये मसाले हैं तो समझ लो कि मसालों का घर कौन है? भारत है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। एशियाई शेर केवल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भैया? गुजरात के गिर जंगलों में। असम के जंगलों में क्या पाए जाते हैं? हाथी तथा गैंडे। केरल और कर्नाटक के जंगलों में क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। नाउ द एंड ऑफ क्लास 6। ये कक्षा 6 की जो नोट्स थी उसका एंड हो गया है और आगे आपको ऐसे ही कक्षा 6 के बाद 7, 8 और जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं जीके जीएस के, उनको आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द सारा मैटर मैंने तैयार कर रखा है, ठीक। आप कमेंट करेंगे। आपको ये एक ही वीडियो में आपको चाहिए एक बुक का पूरा निचोड़ प्रश्नों की, या फिर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।